हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम देखेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर सॉरी। तो अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के जो ये हमारा सीरीज चल रहा है उन सभी वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जितने भी हम एमसीक्यू आपको इसमें देते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के साथ एंड तक बनेगा, क्योंकि आपको वीडियो के एंड में ही एमसीक्यू देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 पहले शुरू हुआ था, 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो यहाँ से आपके सामने एक प्रश्न देखने को मिल जाता है कि लोहे की जो स्टार्ट हुई थी इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो कि बड़ी संख्या में मिले हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 3 पिक्चर दिखाई गई, 3 पिक्चर्स के बारे में लिखा गया था कि औजार की सूची दी गई है, जैसे कि हाशिया है, कुल्हाड़ी और सरसी है। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। इसमें भी कुछ हमें नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे गाँव में कौन रहते थे, तो गाँव में कौन रहते थे, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जैसे तमिल क्षेत्र के बड़े जो भूस्वामी होते थे, भूस्वामियों को किस नाम से जानते थे, तो उन्हें वेल्लाह कहा जाता था, वेला। जबकि साधारण हलवाहों को क्या कहते थे? उड़वार कहते थे। और भूमिहीन मजदूर जो दास होते थे, भूमिहीन मजदूर दास को कैडिसियार या फिर एक और नाम दिया गया था, इनको अधिमई कहलाते थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, ग्राम भोजक कहलाते थे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि यानी कि यह एक अनुवांशिक पद था, यानी अनुवांशिक था, यानी कि जो मतलब जो पहले बने हुए हैं अनुवांशिक क्रम आपको पता ही है क्या होता है। क्या एक बने हैं उनके उनके घर में के जो होंगे बड़े सदस्य, उनको फिर बनाया जाता था, तो ये आपका अनुवांशिक पद होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वही इस पर मतलब यही ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता था। बाकी इसमें हम पढ़ेंगे तो उतना कुछ जानकारी के लिए नहीं है, आगे देखेंगे। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? गृहपति के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स है कि इनमें ज़्यादातर जो होते थे छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें दास कर्मकार आते थे, इसमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाली जो जीविका चलानी पड़ती थी, काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। और इससे पहले वाली हमने वीडियो में देखा था, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर होते थे उनको ही कहा जाता था कर्मकार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि प्राचीनतम तमिल रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य कहते हैं, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में जो चीज़ें देखा था, वेला हो गया, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने जातकों के बारे में ज़रूर सुना होगा। जातक कथा हम बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। तो वे ये कह सकते हैं ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया, जैसे कि पूछा जा सकता है क्वेश्चंस की जातक जो है इनका संकलन किसने किया, तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसे यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहें, एक निर्धन की चतुराई, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा एक पेज दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर एक्चुअली क्या है, तो वलय कूप है। वलय कूप क्या होता है, तो वलय कूप के बारे में आगे पढ़ने को आपको मिलेगा क्या होता है। तो हम चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा गया उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी को देखा था, और यहाँ पे एक
वर्ड देखने को मिल रहा है परकोटो। परकोटो क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परकोटो का मतलब हम सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं जैसे कि कुछ शहर परकोटो से घिरे होते थे। घिरे होने का मतलब जो शहर होता था, जो नगर होते थे, जनपद होते थे, उनके चारों ओर कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई जाती थी, उसी को कहा जाता था परकोटो। ठीक है, परकोटो कहा जाता था। यहाँ पे है कि जैसा कि हमने ऊपर के चित्र में देख रहे हैं कि अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप मतलब देखिए, वलय कूप गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। यानी वलय कूप जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता था, गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला होता था। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा कि परकोटो क्या है, तो बाहरी हमले से बचाने के लिए नगर के चारों ओर बनाई जाने वाली जो मजबूत दीवार होती थी उसी को कहा जाता था परकोटो। ठीक है, परकोटो कहा जाता था। बोरी गाजा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जिससे भरूच का ही एक यूनानी नाम है, तो इसमें आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आहत सिक्के, हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में आहत सिक्के का नाम सुना हुआ था और वहाँ पे बताया गया था कि आगे हम चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आहत सिक्के यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार और गोल होते हैं। ये या तो धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो कि ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सिक्के के बारे में क्या लिखा गया कि पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना जो सिक्का है उसी को आहत सिक्के कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना सिक्का को ही आहत सिक्का कहते हैं, जो करीब 500 साल चले थे। 500 साल चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या फिर तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा चपटा टाइप का, मतलब कि ये पूरा तो गोल नहीं है और ये थोड़ा सा गोल है लेकिन उतना भी गोल नहीं है। तो जैसे कि ऊपर में देखा था आयताकार होते हैं, कभी कभी ये वर्गाकार होते हैं, कभी कभी गोलाकार भी होते हैं, तो इनका कोई मतलब फिक्स आकार नहीं था। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, जिसमें हम देखेंगे एक मथुरा आपको शहर देखने को मिल रहा है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी हम अगले अध्याय में देखेंगे मथुरा के संदर्भ में जो दूसरी राजधानी यहाँ की थी कुषाणों की। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार भी है, मतलब जैन मंदिर भी है, और साथ ही साथ यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सभी को पता है मथुरा के बारे में। और देखिए अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो शिल्प और शिल्पकार के बारे में लिखा गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तनें मिले हैं, जिन्हें कह सकते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में ही मिले, इसलिए इसको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे उत्तर में वाराणसी जो था वो महत्वपूर्ण था और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? कपड़े उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। तो ये ध्यान में रखना है। अनेक शिल्पकार और व्यापारियों अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें हम लोग श्रेणी कहते थे। यानी शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे होते थे, उसी को श्रेणी कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम सूत काटने यहाँ पे और बुनने के नियम है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और है जो कि शहर देख सकते हैं, आरिकामेडु। ये पुडुचेरी में पड़ता है। इसको याद रखिएगा कि आरिकामेडु कहाँ पर पड़ता है, तो दक्षिण में पुडुचेरी में ये आपका पड़ता है, राइट। और अगर हम इसके संदर्भ में देखेंगे तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिकामेडु एक पतन था, यानी एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः कह सकते हैं कि गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे एक लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि हमने देख लिया।
और यहाँ पे देखिए अरिकमेड़ू के संदर्भ में ही कि साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर सोरे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अरिकमेड़ू के संबंध में। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। अब इसमें कुछ है नहीं, इस चैप्टर से संबंध में हमें जानने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको इससे भी थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है तो फिर आप इसको एक बार और बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, राइट। अब चलिए हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न ये कि महाजनपदों में मिलने वाला वलय कूप का उपयोग होता था। तो वलय कूप मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि वलय कूप क्या होता है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से गेस करिए क्या होता है। कपड़े धोने के लिए करते थे? बिल्कुल नहीं। सिंचाई के लिए करते थे? बिल्कुल नहीं। कूड़ेदान के रूप में? हाँ ये सही है। और नाली के रूप में किया जाता है? ये भी सही है। और एक साथ ही साथ गुसल खाने के रूप में भी हमने देखा था। तो यहाँ पे सी और डी बिल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी करेक्ट आंसर है। सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा है वलय कूप के बारे में, जैसे कि गंगा के मैदानों में मौर्य के अधीन सबसे पहले वलय कूप का निर्माण किया गया था। यानी मौर्यों के अधीन सबसे पहले वलय कूप का निर्माण हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वलय कूप का निर्माण बर्तन या फिर चीनी मिट्टी के छल्ले की एक पंक्ति के रूप में किया जाता था, जो कि एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते थे। ऊपर हमने देखा था पिक्चर, अगर आपको याद है तो आप उस पिक्चर को याद में आई होप कि ध्यान में रखे होंगे। सेकेंड पॉइंट है कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य जो कृषक, स्वतंत्र कृषक थे, उनको क्या कहते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक जो होते थे उन्हें हम लोग किस नाम से जानते थे? उन्हें हम लोग गृहपति के नाम से जानते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृहपति। आप लोग गेस करते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है कि निम्न में से बोरीगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी। बोरीगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो यहाँ पे ध्यान रहिएगा, गोमेद थे, हाथी के दांत और रेशम और इत्र भी थे। तो सही आंसर सभी के सभी हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आहत सिक्के करीब कितने साल तक प्रचलन में थे, यानी कि कितने साल तक चले थे आहत सिक्के। तो आहत सिक्कों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता था, आयताकार भी होते थे, कभी वर्गाकार, कभी गोलाकार भी होते थे, और इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, उस पर आहत के साथ चित्र बने होते थे, और ये 500 साल तक चले थे। यानी सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 500 साल तक। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मथुरा के अभिलेखों में किन का उल्लेख मिलता है। मथुरा के अभिलेखों में किन का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सुनारों का, बुनकरों और लोहारों का, टोकरी और माला बनाने वालों का, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि जो मथुरा था वो किसका कह सकते हैं कि दूसरी राजधानी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्पकार, ध्यान दीजिएगा, शिल्पकार और व्यापारी के संघ क्या कहलाते थे। शिल्पकार और व्यापारी के जो संघ होते थे उनको हम लोग किस नाम से जानते थे। उसे हम लोग श्रेणी के नाम से जानते थे। शिल्पकार और व्यापारी के जो संघ होते थे उसे हम लोग श्रेणी के नाम से जानते थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, क्या बनेगा राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम गेस करेंगे, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे सही आंसर होगा 3000 वर्ष पूर्व, 3000 साल पहले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूवासियों को क्या कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूवासियों को किस नाम से जाना गया। तो हमने देखा था कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूवासियों को हम लोग किस नाम से जानते थे। इन्हें हम लोग जो कि वेल्ला के नाम से जानते थे। वेल्ला, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेल्ला। राइट, ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन जो दास होते थे, भूमिहीन मजदूर दास होते थे, उन्हें हम किस नाम से जानते थे। भूमिहीन मजदूर दास को किस नाम से जाना गया। तो इसे देखिए 2 नामों से जाना गया। पहला तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिमई दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अधिमई। लेकिन एक और नाम हमने देखा था, उसे हम लोग कैडेसियार के नाम से जानते थे। ठीक है, कैडेसियार के नाम से हमने देखा था। तो ये भी आपको याद रखना है, कैडेसियार के नाम से जानते थे, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र गाँव का प्रधान क्या कहलाता था। भारत के उत्तरी क्षेत्र
गांव का जो प्रधान होता था उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ग्राम भोजक के रूप में जानते थे। ग्राम भोजक ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि तमिल का प्राचीनतम कृति जो है वो क्या कहलाती है? तमिल का प्राचीनतम कृति क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। संगम साहित्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगम साहित्य। आगे देखिए, अगला है कि महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर भारत में हम किसे जानते थे? वाराणसी को जानते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। जबकि दक्षिण भारत में क्या था? अगला प्रश्न आपका यही है कि दक्षिण भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? तो हमने मदुरै को देख लिया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरै। नेक्स्ट वन है कि सबसे पुराने सिक्के को क्या देखा जा सकता है? सबसे पुराने सिक्के को हम लोग इसमें से किस रूप में देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं, सही आंसर क्या बनेगा? आहत सिक्के, राइट, आहत सिक्के। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आहत सिक्के। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर आपको गेस करना ही था, तो आप लोग गेस कर लीजिएगा सही आंसर क्या बनेगा। तो ऑलरेडी आपने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मथुरा यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन सी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। वलयकूप जो कि बनाने के लिए नियत था, यहाँ पे मनाने के लिए नहीं, बनाने के लिए होगा, बनाने के लिए, ठीक है। वलयकूप बनाने के लिए नियत था। तो देखिए, नाली के लिए भी, कूड़ेदान के लिए भी और गुसलखाने के लिए भी, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला है कि 2500 साल पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के उपकरण में क्या शामिल थे? ध्यान दीजिएगा कि 2500 साल पहले प्रयोग के लिए किए जाने वाले लोहे के उपकरणों में क्या शामिल थे? तो हमने ऊपर में देखा था, कुल्हाड़ी भी था और जो कि हलों के फल भी थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महाजनपदों में परकोटो क्या होता था? महाजनपदों में परकोटो क्या होता था? परकोटो के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, आई होप कि आपको इसका राइट आंसर याद होगा। तो गेस करिए, क्या ये ईंट को पकाने वाला उपकरण था? बिल्कुल भी नहीं। जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाया गया बाड़ था? यह भी बिल्कुल गलत है। शहरों को बाहरी हमलों से बचाने के लिए नगरों के चारों ओर बनाए जाने वाले एक मजबूत दीवार होती थी? ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। तो परकोटो क्या होता था? तो ये मजबूत दीवार होता था जो कि नगर के चारों तरफ लगाया जाता था, बनाया जाता था मजबूत दीवार, ताकि बाहरी हमलों से इसकी रक्षा की जा सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही सारे प्रश्न थे। आई होप कि आपका चैप्टर 8 अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादातर लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।